नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ अनडिस्कवर्ड ओडिशा बाय ब्रॉडकास्टिंग इंडिया। मैं स्थिति आपकी होस्ट और आज हम आए हैं उस एमिनेंट पर्सनैलिटी से मिलने जिनकी पीडियाट्रिक न्यूरो सर्जरी की सफलता पूरी दुनिया में गूंजती है। मोर देन 5000 केसेस, 60 अवार्ड्स और 15 बुक्स की रचना के बाद भी इन्होंने रुकना पसंद नहीं किया। ये हमेशा आगे बढ़ते गए और देश का नाम रोशन करते गए। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर अशोक कुमार महापात्र जी से। गुड मॉर्निंग सर, जय जगन्नाथ। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इंडिया। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले 2 साल से कोविड की सिचुएशन बहुत ही इंटेंस चल रही है हमारी कंट्री में। तो ड्यूरिंग दिस सिचुएशन आपके लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस आए और आपकी सुबह की रूटीन कैसी है? हमारा लाइफस्टाइल में तो कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि हम लोग शाम को 9 साढ़े 9 बजे सो जाते हैं और सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठते हैं और हॉस्पिटल 8 बजे आते हैं, फिर घर को 7:30 8 बजे चलते हैं। तो मेरे जीवन में हमारा घर में कोई अंतर नहीं आया। यही अंतर आया कि हम मास्क लगाते हैं, कभी कभी ग्लोव्स लगाते हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। हमारे घर में मैं और मिसेस और कोई है नहीं, तो सोशल डिस्टेंस तो प्रॉब्लम नहीं है। तो इफ़ यू आस्क हमारा लाइफस्टाइल, उसमें खरा अंतर नहीं आया। अंतर ये आया कि हम कम पेशेंट देखते हैं, कम ऑपरेशन करते हैं और हमारा मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन हो गया। क्योंकि जब हम कॉन्फ्रेंस साल में कम से कम 15 कॉन्फ्रेंस जाते थे, अब बहुत सारा लेक्चर देते थे, वो नहीं हुआ। मोस्टली हमारा जो लेक्चर और कॉन्फ्रेंस है ऑनलाइन होता है। और जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, लाइफस्टाइल चेंज है, कोविड के ऊपर कोई भी चीज़ डिस्कशन होता है, सब ऑनलाइन होता है। जैसे हम लोग कोविड को एक बीमार के बारे में देखते हैं, लेकिन आपका जो सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इसके कारण से इंडिया में 300 मिलियन लोग गरीब हो गए। और शहर में 15% और गांव में 20% गरीब हो गए। लोग का नौकरी चला गया, स्कूल बंद हो गया। तो हम अगर देखते हैं कोविड में तो इंडिया में 4 लाख डेथ हुआ और प्राय 4.5 करोड़ करीब इन्वॉल्व हुए, तो 1% डेथ हुआ। लेकिन जो इसका जो इम्पैक्ट है, जैसे आपका होटल में इंडस्ट्री ख़त्म हो गया, सिविल एविएशन ख़त्म हो गया। जगन्नाथ टेम्पल जैसे मंदिर है, उसमें कितना टूरिस्ट आते थे, होटल चलता था, ऑटो चलता था, प्रसाद बेचते थे। जगन्नाथ टेम्पल का टर्नओवर इज 250 करोड़। लेकिन इसका जो एंसिलरी इनकम एंड लाइवलीहुड है, वो 10,000 लोग को एम्प्लॉय देता है। कोई फूल बेचता है, कोई दीप बेचता है, कोई प्रसाद बेचता है, कोई आर्टिसन बेचते हैं। तो हमारे कोविड को अगर हम देखेंगे, इट इज़ ए मच मोर सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट देन हेल्थ में तो है। तो हमारा लाइफ में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया, एक्सेप्ट मास्क लगा रहे, ग्लोव्स लगा रहे, सैनिटाइजर है, जो कि हम पहले नहीं करते थे इतना। इकोनॉमी की तो सब पे ही इकोनॉमी का इम्पैक्ट आया है। तो सर, अभी तो आप एक यूनिवर्सिटी के डीन हैं, लेकिन हमारी ऑडियंस को ये जानना है कि आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी थी? आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी थी? मेरा स्टूडेंट लाइफ तो बहुत पुरानी बात है। हाँ। जब हम स्टूडेंट थे स्कूल में, तो दैट इज लेट 50s। तो उस टाइम तो ना लाइट था, ना रोड था, ना बिजली था, ना पानी था। तो हम लोग खाली पैर में, नंगा पैर में स्कूल जाते थे। बारिश में कीचड़ हो जाता था और वी आर रीडिंग इन द लंठन और कैंडल लाइट, है ना? तो कैंडल लाइट और लंठन जो भी है, उस ज़माने में लाइट नहीं होने कारण से हम लोग, हमारा लाइफस्टाइल ऐसे था कि हम लोग शाम को जाकर पढ़ लेते थे और रात को ऐसे वेरी डीम लाइट में नहीं पढ़ते थे। तो हम लोग खाना खाकर 8 बजे सो जाते थे, फिर अर्ली मॉर्निंग उठ कर पढ़ाई करते थे। जैसे स्कूल 10 बजे है तो हम लोग सुबह 5 बजे उठते थे, तो ब्रेकफास्ट 6 बजे खा लेते थे, फिर 6 से 9 बजे तक पढ़ते थे, फिर स्कूल 10 बजे जाते थे। तो हमारा ज़्यादातर पढ़ाई अर्ली मॉर्निंग होता था। अर्ली मॉर्निंग में सुबह 7 से 9 बजे तक, 10 बजे तक। 10 बजे स्कूल लाइफ आपका एकदम पंक्चुअलिटी के साथ गया है। हम लोग डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी के साथ सारा जिंदगी। आपने एनसीसी लिया था? 100% लिया था। मेरा कॉलेज, पूरी कॉलेज में एनसीसी था। हाँ। मेडिकल कॉलेज में एनसीसी था। अच्छा। एनसीसी का मेंबर था, सोशल सर्विस गिल्ड का मेंबर था, एनएसएस का भी मेंबर था मैंने, और मैं हॉस्टल सेक्रेटरी भी था। अच्छा। तो मैंने
स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन में देखा। अच्छा। मैंने गांव में तो हम स्कूल में ड्रामा करते थे, लेकिन हम मेडिकल कॉलेज में ड्रामा नहीं करे, पढ़ाई बहुत ज़्यादा था। क्लासेस सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक होता था, तो हम 5 बजे 1 घंटा रिलैक्स कर फिर 6 से 8 2 घंटा पढ़ते थे, फिर 8 साढ़े बजे साढ़े सो जाते थे। तो हमारा लाइफ 8:30 बजे 9 बजे सो जाना, फिर 3:30 4 बजे। टुडे मॉर्निंग आई गॉट अप 3:28। फिर सो मैंने 10 बजे से 9:40 करीब सो गया था। ओके। तो उसके बाद जो मेरा नीस जब करा कि उसका लड़की को डेंगू हो गया है, तो वो बोला कि आप सो गए थे, तो उसको बोलता है कि मेरा रिपोर्ट आया था 11 बजे, तो आपको मैंने रिपोर्ट मैंने 11 बजे तो हम सो जाते हैं। सर बहुत पंक्चुअल है। पंक्चुअल तो पता नहीं, आई डोंट नो राइट। और थोड़ा पीछे चलते हैं। हाँ, तो बिल्कुल। बचपन में सबको नाना नानी के घर जाना बहुत ही पसंद है, मामा मामी से मिलना, बहन के साथ खेलना। तो सर जब आप बचपन में नाना नानी के घर जाते थे तो वहाँ के कुछ मजेदार इंसिडेंट्स बहुत मज़ेदार है। हमारा नाना घर तो पूरी में षडंगी फैमिली है। नेल्लू षडंगी मेरा कजिन है। मेरा मामा जी का, मेरा मदर इज एल्डेस्ट। तो मेरा ग्रैंडफादर दे आर जयपुर राजगुरु, राजस्थान जयपुर राजगुरु, और वो राजगुरु थे फॉर लास्ट 200 ईयर्स। तो माई मदर वॉज बोर्न इन राजस्थान जयपुर। आई वॉज बोर्न इन पूरी बासेड़ी साइड, दैट इज बिटवीन बासेड़ी एंड बानाम्बरा। सो आई वॉज बोर्न देयर एंड दैट वॉज 1952। तो हम हर फंक्शन में गाँव से चले जाते थे। माई फादर लेफ्ट पुलिस ऑफिसर जॉब इन 1944 एंड बिकम ए फार्मर, बिकॉज हमारे पास बहुत लैंडेड प्रॉपर्टी था, 30 एकर्स। सो ही यूज्ड टू डू एग्रीकल्चर। सब वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, सब कुछ, राशि होता था, आलू होता था, सब कुछ होता था। बट नाउ तो वो एग्रीकल्चर ख़त्म हो गया। तो हम लोग क्या है, दुर्गा पूजा में चले जाते थे, जैसे हमारा गोसाणी एकादशी बोलते हैं। और हम लोग गणेश पूजा में जाते थे, द्वितीया ओषा में जाते थे, छठी ओषा में जाते थे, तब फिर हमारा सांबद ओषा में जाते थे, और बहुत सारा फंक्शन में हम मामा जी के घर जाते थे। और व्हेन माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू ईट, शी यूज्ड टू टेक लंच अराउंड 10 o'clock। तो इन्होंने 2 साल पुराना बहुत बासमती राइस का राइस खाते थे, और 50 ग्राम का घी और मछली, जो भी खाना खाते थे। हम 5-6 बच्चे बढ़ जाते थे, और उनके पास 4-5 कटोरे होता, दाल का, सब्जी का, मिक्स वेजिटेबल का था। सब लोग हम हाथ डालते थे। तो हमारा नानी हमको गाली देते, अरे अरे क्यों सब खा जाते हो, नाना जी को खाने दो। तो ही यूज्ड टू एंजॉय, क्योंकि 4-5 ग्रैंड चिल्ड्रन एक साथ बढ़ जाते थे थाली में, बड़ा सा थाली में। तो जो आप बोलते हैं वो तो बहुत मज़ेदार बात था। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैंने पहले गिर गया था व्हेन आई वाज 10 months ओल्ड। तो मेरे गांव में दशहरा के दिन मैंने गिर गया, तो मेरा फ्रैक्चर हो गया था। तो मेरा फ्रैक्चर उस दिन, दैट इज 1952 और 53। सारे डेट्स याद हैं। सो क्योंकि मेरा अंकल डॉक्टर थे, राजकिशोर दास, प्रोफेसर सर्जरी, वो उसी साल उनका शादी हुआ था। अच्छा। तो आई वॉज ओनली 10 months ओल्ड। तो मैं गिर गया तो मेरा फ्रैक्चर हो गया। तो इन्होंने प्लास्टर चढ़ा दिया साखी गोपाल में। तो फिर मैंने मामा जी के घर जब गया, ये अक्टूबर में था। दिसंबर में हम मामा जी के घर गए थे, तो मेरे मामा जी घोड़े बने और मैं इनके ऊपर बैठा, और मेरा ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर सब कारपेट, उनके पास बहुत बड़ा अच्छा वाला कारपेट था, राजस्थान से लाए थे। तो हम बैठे थे, तो मैं फिर उनका घोड़ा से गिर गया। वो इमेजिन आप, रियल घोड़ा से गिर गया। हम मामा जी घोड़े हुए थे, उनको गिर गया, मेरे हाथ 2 बार फ्रैक्चर हो गया। 2 बार? दैट मीन्स आई हैड ट्वाइस फ्रैक्चर इन 3 months। That is the reason why this joint did not develop. I don't have a joint here. मैं handicapped कोटा में पढ़ाई नहीं करा। I don't have a joint. I my handle like this. So चलता है। तो बहुत सारा स्टोरी है। हम लोग जाते थे तो कार फेस्टिवल देखने जाते थे। मेरा याद है, मेरा सबसे छोटा बहन जब पैदा हुई, दैट वाज शिवरात्रि। मैं और मेरा मामा जी, जो मेरा एज का है, हम काजू फॉरेस्ट में घूमते थे, बिकॉज दिस मंथ ऑफ शिवरात्रि। उस टाइम पे लकाम्ब होता है, नॉट काजू नॉट का नॉट होता है। तो हम वहाँ बैठे, तो हमारा और एक मामा जी आया है कि तुम्हारा एक सिस्टर हुआ है, सबसे छोटी सिस्टर, मेरे से 11 साल छोटी है। तो हमको याद है दैट पर्टिकुलर डे वी आर इन द नियर लोकनाथ टेम्पल, जो काजू नट फॉरेस्ट। मेरा जो भाई जो भी रिटायर हुआ, अभी जो लास्ट ब्रदर जो रिटायर हुआ,
वो पैदा हुआ था गुंडीचा के दिन में, तो कार फेस्टिवल। उस दिन मेरा पता है मैं और मेरे दो मामा जी खड़े थे जो टेम्पल ऑफिस जो पैलेस का राजा नौर का फ्रंट में है। तो माई मदर हैड गॉन टू, आई वॉज अबाउट 10 years, 9-10 years old. माई मदर हैड गॉन टू बर्ड डॉक्टर खाना, जो हम बोलते हैं पूरी सिविल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो और कोई मासी आया, क्योंकि मेरा 5 मासी और 7 मामा जी है, तो बहुत बड़ा फैमिली। उनके घर में 35-40 आदमी के लिए खाना बनता था। तो उनका एक भगवान को पूजा करने के लिए सेपरेट किचन और अपना अपना किचन, और वहाँ जो भगवान थे राम लक्ष्मण सीता हनुमान, तो 6 फुट का मार्बल का है। वो मेरा नाना जी राजस्थान से लाए थे। तो दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेमोरीज। हम लोग गांव से पुरी जाते थे कुछ फंक्शन में, तो बस आता था, बस में जाना है, 2 घंटे में 3 घंटे में पुरी से एक बस जाता था, भुवनेश्वर कटक बस। और बस में फुल हो जाते तो हमको नहीं लेते थे। तो फिर हम क्या करते थे, घर में आते थे, फिर कुछ स्नैक खाते, रिलैक्स कर, फिर 2 घंटे बाद स्टेशन जाते थे तो रोड पे। अगर 2-3 बस मिस हो गया तो हम जानते हैं आज तो जा नहीं पाएंगे। फिर एक आइदर बुलक कार्ट और बाई रिक्शा। और रिक्शा में पूरी जाना था 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर, इसको 2-3 घंटा लगता था। और जब हरे कृष्णपुर और चारनोला वो एरिया पहुंचते थे, वहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग विंड आता था। अच्छा। क्योंकि आजकल जहाँ पर आपका जो लेक था ना, वो सूख गया। अच्छा। पूरी के जो हरे कृष्णपुर और बाटमंगला ये जो एरिया है, उसका राइट साइड में लेक होता था, जो कि चिल्का के साथ कंटिन्यू होता था, वो पानी भर जाता था। और रेनी सीजन में रोड के पास पानी चलता था ज़्यादा। तो ऑल दीज थिंग्स हैव गॉन फिनिश्ड, सो देयर इज नो रेन एनी मोर, वी डोंट सी वाटर। तो आपने पूछा कि हम मामा जी के घर जाते थे, नाना जी के, हम जाते थे, बहुत फ्रिक्वेंटली जाते थे। माई मदर was brought up in town and married in village. तो she used to go every month almost, जाते थे। क्या कितना दूर, बस में तो आधा घंटा लगता है, 15 किलोमीटर। So these incidents are really relatable Absolutely, with absolutely. everyone's life actually. So पहले तो मैं आप सबको ये बता दूं कि सर SCS कॉलेज में पढ़ते थे। तो सर SCS के कुछ मजेदार किस्से आपको याद है? Actually SCS में जब the day I joined, Yes sir. my grandfather's younger brother, he just retired that year as a ADM. तो उनका घर रेडी नहीं था। Okay. उनका घर दत्तोटा में है, जो गोपाल पटनायक का घर और बीरेन पटनायक जो आई स्पेशलिस्ट, उनका घर। कॉलेज से पूरा सीधा रोड जाता है दत्तोटा। एंड ही हैड परचेज दैट हाउस प्लॉट इन 1950s, बट उन्होंने मकान नहीं बना पाता। वो बहुत ऑनेस्ट आदमी थे। तो बिकॉज ही वॉज ए BA LLB, पहले हाई स्कूल टीचर रहे। मेरा फादर का ग्रैंडफादर का यंगर ब्रदर। तो ही वॉज ए स्कूल टीचर फॉर 25 years. देन ही जॉइंड सिविल सर्विस, उड़ीसा सिविल सर्विस, एंड बिकम ADM. तो ही रिटायर्ड इन 1967। तो मैं 68 में पूरी कॉलेज में पढ़ता था। तो उस टाइम हमारा मकान रेडी नहीं हुआ था। तो मैं जब स्कूल कॉलेज जाता था, चारों तरफ पानी था। तो मैं फर्स्ट टाइम फुल पैंट पहना, क्योंकि हम स्कूल तो जाते थे हाफ पैंट पहन के। तो फुल पैंट उठा कर जूता हाथ में पकड़ कर जाता था, क्योंकि चारों तरफ पानी है, हमारा मकान है। दत्तोटा का अंदर रोड नहीं था, दत्तोटा रोड नहीं था। एक रोड मेन रोड था, जो मकान बना था उसमें हेवी रेन के कारण से पानी जम जाता था। सो आई हैव टू रियली प्रैक्टिकली पुल माई फुल पैंट ऑफ एंड टेक माई शू इन हैंड एंड एंटर माई हाउस। So these are very, दत्तोटा तो भाई there is no pond anymore, there is no water bodies at all. Yes sir, yes sir. So I don't, कुछ नहीं है। तो सबको कभी ना कभी हायर स्टडीज़ के लिए घर से दूर जाना ही पड़ता है। तो आपने भी बरहमपुर के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, तो पूरी से बरहमपुर तक की आपकी जर्नी कैसी रही? बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आई वॉज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट, इवन दो आई वॉज फर्स्ट डिवीजन में पास करा था। मुझे पता है कि मेरा हाई स्कूल में 69% था। मुझे अगर 5 मार्क एक्स्ट्रा मिलता तो मुझे नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप मिलता, मुझे नहीं मिला। मुझे स्टेट स्कॉलरशिप मिला 35 रुपीज़ पर मंथ। 35 रुपीज़ पर मंथ। हमारा उस टाइम पे स्कॉलरशिप था 100 रुपीज़ पर मंथ, नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप। और हमारा बैच में जो आदमी टॉप करा था उड़ीसा बोर्ड में, उसका 75% था। तो उस जमाना में 75% से ज़्यादा रखना तो आप सोच नहीं सकते।
तो मेरा 68.5% था, तो मुझे लगता था बहुत ख़राब है। और लेकिन हमारा बैच में हम 2 ही ओनली फर्स्ट डिवीजन पास करते, भार्गवी हाई स्कूल पीरा नरसिंहपुर से। तो हमारा बैच का पहले ऊपर बैच से 8 फर्स्ट डिवीजन पास कर था। तो हमारा बैच में लोग सोचते सब गधे हैं, अच्छा स्टूडेंट नहीं है, लेकिन हम लोग 67-68% तो ले आया, 2 ओनली पर्सन। जब मैंने कॉलेज में ज्वाइन करा उस टाइम बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, बहुत सब। एक्चुअली पूरी कॉलेज वॉज ए वेरी फेमस कॉलेज। आप अगर उड़ीसा में देखते रेवेन्सा, उसके बाद गंगाधर मेहर कॉलेज, ऐसे पूरी कॉलेज नंबर 3 और 4 में आता था। तो उड़ीसा के क्या मैंने पूरी जिला का बाहर से भी लोग आते थे, तो हम जिसको पूछते थे वो बहुत अच्छा नंबर लेकर आए थे। लेकिन फिर भी हमारा इंटरमीडिएट में इतना ख़राब नंबर नहीं था, फर्स्ट डिवीजन पास करा तो हमारा MBBS हो गया। हमारा बैच में पूरी कॉलेज से 35 लोग को MBBS मिला। 300 जो MBBS ज्वाइन करे उसमें हमारा बरहमपुर में 6 थे और कटक में 15 से 18 करीब थे और बुर्ला में 5-7 थे। और ये जोड़ लेते हैं, इट इज अराउंड 30 प्लस। तो हम जब MBBS करना था, द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा डिसाइड कि उस साल एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वेश्चन बनाने कोई नहीं थे। तो इन्होंने जो एंट्रेंस का डेट फिक्स कर दिया, क्वेश्चन नहीं बन पाया। तो इन्होंने फिर सोचा कि इस साल हम एंट्रेंस नहीं करेंगे, ओनली इंटरव्यू लेंगे। तो क्या करा इन्होंने, कटक प्रिंसिपल, बरहमपुर प्रिंसिपल, बुर्ला प्रिंसिपल और डायरेक्टर हेल्थ सर्विस 4 का कमेटी बनाया। ओडिशा PSC जहाँ पे है वहाँ पर इन्होंने इंटरव्यू करा स्टूडेंट को बुला के। 3 जगह में इंटरव्यू, कटक, बरहमपुर और बुर्ला। हम लोग कटक गए थे इंटरव्यू देने के लिए। तो इन्होंने पूछा कि डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं, कितना मार्क रखा, आपका फैमिली का स्टेटस क्या है, आप सर्विस कर सकते नहीं, सोशल सर्विस, पेशेंट देखने में इंटरेस्ट है कि नहीं है। क्योंकि इन्होंने फर्स्ट बैच में क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना नहीं पाए, तो दैट वाज 1970। नेक्स्ट बैच से इन्होंने मैंने रेगुलर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अरेंज करके एंट्रेंस करा। तो हम लोग एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिए, लेकिन वी अपीयर फॉर इंटरव्यू ना। आप लोग का हम जब लिस्ट निकल गया तो हमको बरहमपुर जाना था। 22 अगस्त 1970 मैं गया वहाँ इंटरव्यू। अब मुझे बरहमपुर कोई जान पहचान था नहीं। मेरा एक क्लासमेट थे जो पूरी कॉलेज पढ़ता था, विश्ववासी महापात्र, उसका ब्रदर तीर्थवासी महापात्र, वो वहाँ पर सेकेंड ईयर का 3rd ईयर का स्टूडेंट है। तो उनका रूम में हम नीचे बेडशीट से आकर सो गए, क्योंकि उसको भी मिला था MBBS, उसका ब्रदर को मिला था। हम दोनों एक साथ कॉलेज में, पूरी कॉलेज में पढ़ते थे। और उनका घर प्रभात लेन में है, जो फायर स्टेशन में बगल में। तो हमने फिर हमारा जैसा एंट्रेंस सब हो गया, दे टेक द वेट, हाइट, ब्लड एंड फॉर्म भर दिया, पैसा जमा कर दिया। उस जमाने तो हमको बोलते थे 10 रुपया हम देते थे पर मंथ। MBBS पढ़ने के लिए 10 रुपया होगा, कितना होगा, इतना ही होगा। तो हम पैसा कर, फिर उस दिन शाम को ट्रेन, एक नाइट रहे, प्रीवियस नाइट में गए थे हम पूरी से, कोई लोकल ट्रेन में गए तो बरहमपुर में उतरे। फिर हम रिक्शा में वी वेंट एंड स्टेड इन बरहमपुर हॉस्टल। नेक्स्ट डे हमने पूरा हमारा फॉर्मेलिटी कंप्लीट वापस आ गए। फिर सितंबर जब क्लास हो हम लोग गए, तो ऐसे क्लास स्टार्ट हो गया। तो हमको तो रूम मिल गया था, हम आई वॉज स्टेइंग इन ए पर्टिकुलर रूम। तो 3 आदमी को रूम मिला था। तो अराउंड 30 आउट ऑफ 100 हैड गॉट द रूम। सो 30-40 को रूम मिला और 70 को रूम नहीं मिला। तो जो एक 3 सीटर रूम में हम 7 रहते थे। 3-4 बेड जोड़ के हम 6-7 आदमी रहते थे। तीनों का अलर्ट हुआ। इसका मतलब है कि 60% को रूम नहीं मिला था, अलर्ट नहीं मिला था। तो हम लोग को मिल गया था, क्योंकि हो सकते हम बेटर स्टूडेंट थे, बट ऐसे था। ओके। तो हायर स्टडीज़ के दौरान कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिससे कभी ना कभी किसी ना किसी स्टूडेंट को डर ज़रूर लगता है। तो सर, जब आपको कोई ऑपरेशन या फिर प्रैक्टिकल परफॉर्म करने को बोला गया, तो क्या अभी आपको कभी डर लगा? नहीं, मुझे तो कभी डर कभी नहीं लगा, क्योंकि मैं मेडिसिन पढ़ने के लिए मेरा मेंटल पिकअप था। और उससे पहले जब हम कॉलेज में थे, हम जैसे मेढक के भी ऑपरेशन करा था डिसेक्शन हॉल में, और आर्थवर्म, कॉकरोच, ये सब काटते थे। और हम जब पूरी कॉलेज में पढ़ते थे, लोग को, बच्चे को डर लगता था, लेकिन मैं घर में अपना प्रैक्टिस अपना घर में भी करता था, तो ऐसे डर नहीं था। मैं जैसे बोला कि जैसे हम MBBS पढ़ते थे, लोग डेड बॉडी देखने डरते थे,
जब हम डिसेक्शन हॉल में एनाटॉमी के लिए जाते पेट काटते थे, करते लोग डरते थे और बेहोश भी हो जाते थे। एक इंसिडेंस मैंने दिया था, ब्लड डोनेशन के गया था, तो ब्लीडिंग के टाइम में हमारा एक क्लासमेट 70 का था, वो बेहोश हो गया था। ऑपरेशन थिएटर ब्लड, ऐसे डर हमारे पास नहीं था, क्योंकि हमको डॉक्टर बनना था और डरने कोई मतलब नहीं था। तो सर आपने पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि डॉक्टर ही बनना है? वो ज़्यादा तो नहीं था, आई कैन टेल 70-30। हमारा टॉसल था इंजीनियर वर्सेस डॉक्टर। यस सर, यस। तो 70% मेडिसिन और 30% इंजीनियरिंग। ओके, यस सर। तो सर जैसा कि मैंने नोटिस किया है कि मैक्सिमम डॉक्टर्स ग्रेजुएशन के बाद पीजी परस्यू करना पसंद करते हैं, और जब आपके पीजी के टाइम आपको 3 ऑफर्स ऑलरेडी आ चुके थे, तो उस वक्त का कुछ इंसिडेंट या फिर कुछ हमारे साथ प्लीज शेयर कीजिए। देखिए, एक्चुअली एमबीबीएस पढ़कर आप खाली एमबीबीएस डॉक्टर रहेंगे, और हमको पता था आप स्पेशलिस्ट नहीं बन सकते हैं, सीडीओ बन नहीं सकते हैं, आपका प्रमोशन नहीं होगा। बहुत सारे लोग एमबीबीएस को ज्वाइन करते हैं, एमबीबीएस रिटायर होते हैं। आप जैसे बीटेक करो, आप बीटेक से असिस्टेंट इंजीनियर होते हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपर इंजीनियर हो, फिर चीफ इंजीनियर। तो बीटेक से आप हाईएस्ट इंजीनियरिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं, लेकिन मेडिकल प्रोफेशन ऐसे नहीं हो सकते हैं। मेडिकल एमबीबीएस इज ए स्टार्टिंग कोर्स जिसके ऊपर आप बिल्डअप कर सकते हैं। ये सो हमारा मेडिसिन में द लोएस्ट डिग्री इज एमबीबीएस, उसके बाद एमडी होता है, फिर सुपर स्पेशलिस्ट होता है, फिर पोस्ट डॉक होता है, फिर पीएचडी होता है। तो हमको तो पोस्ट ग्रेजुएशन करना ही है, तो इसीलिए जो एमबीबीएस पढ़ता है ड्यूरिंग एमबीबीएस हम इसको डिसाइड करना पड़ेगा पीजी करना तो कौन से सब्जेक्ट में, क्योंकि दैट देन ही हैज टू प्रिपेयर द पीजी एंट्रेंस दैट वे। सो पीजी तो करना है, उस जमाने भी था। यस सर। तो मेडिकल डिपार्टमेंट में बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, तो न्यूरो सर्जरी ही आपने क्यों सिलेक्ट की? देखो, ऐसे है कि सर्जरी इज द होल लाइफलाइन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस, because there are many conditions, accident या clot brain में, if you don't operate is going to die। somebody का intestine में रुकावट आ गया, आप ऑपरेशन नहीं करो ठीक नहीं होगा। स्कॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, मुंह में कैंसर हो गया, गला में कैंसर हो गया। सर्जरी इज ए ब्रांच which can immediately can give relief, okay, fasting। दैट और मेडिसिन जैसे मैंने बताया था, आप कोई भी बीमार होता है, आप आयुर्वेदिक खा सकते हो, एलोपैथी खा सकते हो, यूनानी खा सकते हो, गांव का ट्रेडिशनल मेडिसिन खा सकते हो। तो आपका एम एंड ऑब्जेक्ट है टू गेट क्योर। सर्जरी में ऐसे कंडीशन है जिसमें मेडिकल मेडिसिन, टैबलेट, ऑइंटमेंट कुछ नहीं काम करने वाला है, आयुर्वेदिक होम्योपैथी कुछ नहीं काम करना। बच्चा नहीं हो रहा है, सिजेरियन करने बच्चा बचेगा, नहीं तो माँ और बच्चा मर जाएंगे, तो इसके लिए सिजेरियन। तो सर्जरी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एलोपैथिक साइंस। तो सर्जरी करना है। उस जमाने में आपको कोई सुपर स्पेशलिस्ट बनना, कार्डियक सर्जन बनना, न्यूरो सर्जन बनना, प्लास्टिक सर्जन, तो पहले जनरल सर्जरी करना है। तो इसीलिए मैंने सर्जरी चूज़ करा, क्योंकि आगे हम लोग को ऐसे फील करे कि हम तो कंपेरेबल यू टू आयुर्वेदिक होम्योपैथी डॉक्टर। तो हम सोचना है सर्जन इज सर्जन, ही इज स्टैंडिंग आउट प्रोमिनेंट बिकॉज नोबडी, नो अदर प्रोफेशन कैन कम्पीट। आयुर्वेदिक डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करना, ब्रेन ट्यूमर करेगा क्या? ये देखो ब्रेन ट्यूमर, तो बट आयुर्वेद कैन ट्रीट डेंगू। सो दैट इज द रीजन आई टुक सर्जरी। अब व्हाई न्यूरो सर्जरी? न्यूरो सर्जरी बिकॉज न्यूरो सर्जन इंडिया में बहुत कम थे। जब इफ़ यू सी 1980 तब तक इंडिया में 50 न्यूरो सर्जन थे। तो मैंने सोचा न्यूरो सर्जरी ऐसे सर्जरी है जिसको सब लोग का नहीं कर सकते हैं, और कार्डियक सर्जरी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। न्यूरो सर्जरी हम पूरी कॉलेज पूरी हॉस्पिटल में कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं न्यूरो सर्जरी करना कोई सोफिस्टिकेशन नहीं है। ऑल इंडिया का 100 पाथ भी यहाँ नहीं है। यहाँ न्यूरो आईसीयू, न्यूरो वार्ड नहीं है। हम जनरल वार्ड में एडमिट कर भी ऑपरेशन कर देते हैं, बट कार्डियक तो ऐसे नहीं कर सकते। आपको स्ट्रॉन्ग कार्डियोलॉजिस्ट होना चाहिए, कैथ लैब होना चाहिए। तो न्यूरो सर्जरी प्रैक्टिसिंग इजी दैन द कार्डियक सर्जरी, बट न्यूरो सर्जरी में प्रॉब्लम ही है, मोर्टालिटी मॉर्बिडिटी ज़्यादा है, क्योंकि आर डीलिंग विथ ब्रेन। तो इसीलिए बहुत सारा लोग न्यूरो सर्जरी लेना नहीं चाहते थे। ये चैलेंज एंड ऑल्सो ए खाली चैलेंज में इट इज ऑल्सो एंजॉय दैट यू क्योर समबडी। सब कोई अच्छा मरते हुआ कोमा में आसान ठीक हो जाता है, तो यू फील वेरी हैप्पी। यस सर। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि सर ने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और क्रिटिकल सर्जरीज परफॉर्म की हैं, जिनमें से वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल है
द कंजॉइंट ट्विंस की सर्जरी। तो सर उसके बारे में उस टाइम के कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कीजिए, और सर्जरी के वक्त आपके दिमाग में क्या क्या थॉट्स आ रहे थे? देखो ऐसे है, जो सिर जुड़ जाता है इसको हम क्रैनियोपैगस बोलते हैं। क्रैनियोपैगस मीन्स कॉम्बाइंड हेड, Yes, दो sir. बच्चे का हेड जुड़ गया। उसमें सिंपल वेराइटी होता है, मॉडरेट वेराइटी, कॉम्प्लिकेटेड। और जगह काड़े वो तो कॉम्प्लिकेटेड वेराइटी, बिकॉज उनका एक आर्टरी था, ब्लड वेसल एक ही था। और 2004 में ऐसे एक कॉन्फ्रेंस हमारा अर्जेंटीना में हुआ था, बुनोस आयर्स में, हाफ डे कॉन्फ्रेंस, तो जो मैंने अटेंड करा था। उस टाइम पे मुझे लगता है वर्ल्ड में 5 ऑपरेशन हुआ था। फर्स्ट ऑपरेशन इन जॉन हॉपकिंस 1987 सितंबर, दूसरा ऑपरेशन हुआ था फिलाडेल्फिया, तीसरा ऑपरेशन हुआ था इन केप टाउन, फोर्थ ऑपरेशन हुआ था इन लंदन ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट, फिफ्थ ऑपरेशन हुआ था सिंगापुर। मुझे लगता है टोटल ऑपरेशन डन इन द वर्ल्ड फ्रॉम 1987 टू 2004 वेर 5 और 6। जब हम लोग ने करा उस टाइम 12 ऑपरेशन हुआ था वर्ल्ड में। 2 हुआ था न्यूयॉर्क में, जो हमारा दोस्त था जेम्स गुडरिच ने करा था न्यूयॉर्क में। 2 हुआ था फिलाडेल्फिया में, 4, 1 हुआ था केप टाउन में, 1 हुआ था लंदन में, 5, 6, 1 हुआ था सिंगापुर में। आई थिंक 1 वाज इन सॉल्ट लेक सिटी, इन इटावा, सॉल्ट लेक सिटी। आप ये मिला देते हो तो टोटल 12 केस हुआ था। Yes, sir. जो हमारे पास जगह कालिया आए तो हमारा इंडिया में किसका एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन हम लोग इसको गिव अप इसलिए नहीं करें, अब नहीं ऑपरेशन करेंगे तो उसका फ्यूचर कुछ नहीं है। तो मुझे पता था कि हमारे पास फैसिलिटी और एक्सपर्टी है जो कि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में मैनेज कर सकते हैं। हियर बोथ द चिल्ड्रन ओके एंड यू आर सडनली कटिंग देम टू सेपरेट देम, तो उसमें आपको हो सकते हैं दोनों का डेथ हो सके, क्योंकि वर्ल्ड में बहुत कम है जहाँ के दोनों बच्चे बैठे जिंदा है। यूजुअली दोनों मर जाते हैं, नहीं तो एक बच जाता है। ठीक है, जैसे हमने 2018-17 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करा, ये जोड़ा हुआ मुंड सिर, उसको हम क्रैनियोपैगस है। तो 23 आदमी वर्ल्ड से आए, ब्राज़ील से आए, अर्जेंटीना से आए, यूएस से आए, लंदन से आए, सिंगापुर से आए, ऑस्ट्रेलिया से आए। ऑस्ट्रेलिया तो ऑपरेशन हुआ नहीं, जापान में नहीं हुआ, चाइना में नहीं हुआ। वी डोंट हैव रिपोर्टेड केस ऑफ चाइना, रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एक्सेप्ट केप टाउन। तो हम जब डिस्कशन करा, हमको लगा कि देर आर प्रोबेबली 12 पेयर्स ऑफ चिल्ड्रन ऑपरेटेड, जिसमें 1/3 बच्चे, 2/3 मर गए। और उसमें कोई बता नहीं पाया हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव सर्वाइव अप टू 20th बर्थडे एंड व्हाट इज द एजुकेशन स्टेटस। तो हम लोग सर्जन हैं, हम किसी का डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन विल ट्राई टू मेक समथिंग आउट ऑफ नथिंग। तो हम लोग को ज़िंदगी बचाने का मतलब है। और कितना पार्ट, जैसे जगह बढ़िया का ऑपरेशन है, तो मैंने खड़ा था ऐसे, और मेरा बाएं हाथ में जगह का हाथ ब्रेन था और दाहिने हाथ में बढ़िया का था, ऐसे था। Yes, sir. ऐसे था। तो हम एक ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करें, मैं इधर खड़ा हूँ, डॉक्टर दीपक गुप्ता जो मेरा प्रोफेसर इधर खड़ा है, राइट, मैं इधर खड़ा हूँ। तो उस टाइम 50 आदमी थे। आई हैड टोल्ड nobody should enter the OT, but everybody was so enthusiastic. It was 8:45 on 25th of October 2017। तो हम एक ऑपरेशन थिएटर कर रहे हैं, इनको सेपरेट कर दिया, ये इस ओटी में जाएगा, यहाँ रहेगा, क्योंकि इसको नाउ हमको ब्रेन को कवर करना है बाय बोन, स्किन एंड ब्रेन का पर्दा। तो हमारा ऑपरेशन तो 8:45 ख़त्म हो गया, लेकिन जगह जो बाहर निकला 11:30 था, और बलिया जो बाहर निकला 4 o'clock था, AM 4 AM। तो इसको 6 घंटा लगा, मोर around 6 hours more to cover the skin and cover the brain by putting artificial जिसे मेनिंजेस बोलते हैं, मेनिंजाइटिस, उसको लगाने में और 6 घंटा लगा, जो कि कॉम्बाइंड न्यूरो और प्लास्टिक था। पहले तो न्यूरो सर्जन करते थे, उसके बाद प्लास्टिक सर्जन था। तो इट वॉज ए मैंने गुड एक्सपीरियंस, बिकॉज आई वॉज ऑल द टाइम, आई केम फ्रॉम होम एट 4 AM वन डे, पूरा 24 hours गया। After 30 hours I went home. The second operation was how many hours? We started at 6 o'clock, finished at 4 o'clock next morning, because जगह बढ़िया दोनों का, जगह पहले चला गया आईसीयू में, बढ़िया बाद में गया। जो पहला ऑपरेशन करा था 28 अगस्त को, उस दिन हमारा लगा था और ज़्यादा। We started at 6 o'clock morning, finished next day 6 o'clock।
26 आवर्स करीब लगा था, तो ठीक था। इतनी लॉन्ग सर्जरीज लाइक बीच में हम गैप लेते हैं, तो अच्छा। ग्लोव्स निकाल कर, ड्रेस निकाल, कुछ खाते हैं, फिर चले जाते हैं गैप लेके। 8 घंटा 10 घंटे के बाद हम 10-15 मिनट गैप लेते हैं। टॉयलेट बहुत जाना है tough है। तो डिफिकल्ट। तो सर जब आप दिल्ली में थे उस टाइम के कुछ एक्सपीरियंस क्या आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे? बहुत सारा एक्सपीरियंस है, क्या क्या Story- एक्सपीरियंस बताऊं? एटलीस्ट मतलब आपका कुछ स्पेशल एक्सपीरियंसेस जो आपको सबसे स्पेशल लगे वो। ऐसे तो कुछ बता नहीं, जैसे जगह गलिया का बताया, यस सर। बट ऐसे तो बहुत सारे पेशेंट आते थे कि मुझे याद है कि एक बच्चा, वो इसीलिए मुझे दुख लगा, एक बच्चा था कमल गर्ग करके, यस सर। उसका ब्रेन में 8-7 साल का बच्चा था, 91 था, उसका ब्रेन में पानी जमा था और ब्रेन ट्यूमर था। उसमें सब लोग हमारा ऑपरेशन करते थे, ट्यूब डालते थे और ट्यूब बंद हो जाता था। उसको ट्यूब फंक्शन करके पानी श्रिंक करेगा, फिर उसका ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन होगा। उसका फादर बड़ा अपसेट था कि सब लोग करते नहीं, तो मेरे पास आया कि सर आप थोड़ा हाथ लगा दो। मैंने मेरा हाथ में कोई जादू है क्या? तो बोले आप हाथ लगाने से ठीक हो जाएगा। मैंने फिर इसको प्रॉमिस करा कि मैंने लास्ट 5 दफ़ा ऑपरेशन हो गया, ट्यूब डालते थे ट्यूब बंद हो जाए, तो मैंने ट्यूब डाला और वो 4-5 दिन ठीक हो गया। ठीक हो जब हो गया, ये बोला कि सब ठीक, तो मैंने ऑपरेशन करा, ऑपरेशन में कैंसर निकला। तो मैंने उसको बोला कि ये बच्चा 1 साल से ज़्यादा बचेगा नहीं, हाँ? क्योंकि नॉर्मली ब्रेन कैंसर 7 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड, वो लड़का ठीक हो गया 91 से 2005 में, तब इसका रिकरेंस हुआ। और जब रिकरेंस हुआ उस टाइम वो इंजीनियर बन गया था। मुझे 12 सो वो 10 साल का था, वो एक इंजीनियर बन गया और कंप्यूटर इंजीनियर बन गया। और कंप्यूटर इंजीनियर बन गया तो उसके साथ एक बहन आता, बड़ी बहन, तो उसको 11 साल था, उसका बहन का एज था 14 साल। वो बोलता मैं डॉक्टर बनकर न्यूरोसर्जन। मैंने कहा क्यों न्यूरोसर्जन? आप मेरा भाई को ठीक कर दें तो मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को ठीक करूँगा। इसका सिर में जुनून ये था कि हम लोग एम्स में सब कुछ क्योर कर देते हैं, और वो मुझे इतने ख़राब लगा। हम लोग इसको बार बार बोला ये बच्चा ठीक हो गया, क्योंकि 15 साल तो वो कैंसर आया नहीं। और जब इसका कैंसर रिकरेंस हुआ, जहाँ पर हमने ऑपरेशन था नहीं, वो स्पाइनल कॉर्ड में पूरा कैंसर भर गया था। तो वो बच्चा फ्रॉम द 7th स्टैंडर्ड ही बिकम ए कंप्यूटर इंजीनियर एंड ही डाइड एट सो हम लोग सोचते हैं व्हाट इज सक्सेस। एक कैंसर पेशेंट को सपोज 5 साल का बच्चा 5 साल में मर गया, तो बापा माँ को, पेरेंट्स को दुख होगा और फिर भूल जाएंगे। लेकिन एक 5 साल का बच्चा कैंसर में ठीक हो जाता है, 15 साल बीत जाते हैं, वो कंप्यूटर इंजीनियर करता है, शादी के बारे में सोचता है, फिर कैंसर दोबारा आता है, वो मर जाता है। तो किस में ज़्यादा पेरेंट्स को दुख होगा? मुझे लगता है पेरेंट्स को ज़्यादा दुख होगा जब इसका एक यंग चाइल्ड इंजीनियर हु डाइज ऑफ कैंसर। अब मुझे और एक है, आसाम से एक लड़का आया, उसमें आंख में चोट लग गया था, वो ब्लाइंड हो गया था। और उस ज़माने में मैं बहुत सारा ब्लाइंड पेशेंट का ट्रीट करता था और बहुत आधा 60% ठीक हो जाते थे। तो आसाम से आया खान करके, उसका लड़का 5-6 साल का था, वो भी इंजीनियर बन गया। अभी 30 साल से मुझे ग्रीटिंग भेजता है और मेरा नंबर है, मैं जहाँ भुवनेश्वर आया, लखनऊ, जहाँ गया वो सब आते हैं। मुझे अगर भुवनेश्वर मिला और वो लड़का अभी भी ठीक है, शादी कर लिया, उसका एक सिस्टर को ब्रेन ट्यूमर हुआ, अनदर ब्रेन ट्यूमर, इस बच्चे का ब्लाइंडनेस था, वो जो सिस्टर का ब्रेन ट्यूमर हुआ, वो ये ब्लाइंड बच्चा ठीक होने के बाद 10 साल का तो सिस्टर का कुछ ब्रेन ट्यूमर, वो हमारे पास आया तो मैंने ऑपरेशन करा, वो ठीक हो चले गई, बट उसका बार बार रिकरेंस होता है। तो बहुत सारा ऐसे इंसिडेंट्स है, कभी सक्सेस है, कभी फेलियर है। आपको सक्सेस हो देखना है तो फेलियर, तो मेरा काम तो आप सिंसियरली करो, रिजल्ट तो आप सबको 100% दे नहीं सकते। यस सर। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि रिटायरमेंट के बाद सर एक मेडिकल कॉलेज के डीन है और अभी सर रिसेंटली वीसी ऑफ सोआ है। सो सर आफ्टर रिटायरमेंट अभी आपकी लाइफस्टाइल कैसे चल रही है? मैंने पहले बताया, हम जैसे थे ऐसे है और ऐसे रहेंगे। लाइफस्टाइल डजंट चेंज, ओके, बट यू कैन मोटिवेट अदर टू चेंज देयर लाइफस्टाइल। हम लोग का लाइफस्टाइल चेंज करना, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम 4 बजे उठते हैं, 8 बजे उठेंगे, हम 6 बजे ब्रेकफास्ट खाते हैं, 10 बजे खाएंगे। आप लोग 10 बजे उठते हैं, ब्रंच खाते हैं। हम तो सोचते नहीं,
रेगुलर उठना, टाइम पे उठना, सनलाइट देखना, सीइंग द सनराइज इटसेल्फ इज ए वेरी पॉजिटिव इवेंट इन द लाइफ। हम लोग बोलते हैं सन इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी, बचपन से पढ़ाते हैं, लेकिन हम सनलाइट में नहीं बढ़ते हैं तो विटामिन डी डेफिशिएंसी होता है। सनराइज नहीं देखते हैं तो अल्ट्रावायलेट नहीं देखते हैं। अगर हम हिंदू धर्म देखेंगे, वी बिलीव इन हिंदुइज्म, हम लोग विश्वास करते हैं हिंदू माइथोलॉजी में, हिंदू फिलोसफी में, एस्ट्रोलॉजी में। तो एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं हमारा नवग्रह है, और नवग्रह में सबसे बड़ा कारक ग्रह, पॉजिटिव ग्रह है रवि, जो कि आपको बुद्धि देता है, आपको एनर्जी देता है, आपको प्रोत्साहन करता है, आपको डिप्रेशन आउट करता है। नेक्स्ट है मंगल। मंगल और बुद्ध। मंगल इज ऑल्सो ए एनर्जी एंड बुद्ध इज नॉलेज। सो रवि, मंगल, बुद्ध, दीज आर वेरी पॉजिटिव ग्रहs, ओके। एंड बृहस्पति इज गुरु, सो ही वांट्स द वेलबींग ऑफ एवरीबॉडी। शुक्राचार्य इज नॉन कमिटेंट, ये राक्षस मन को गुरु है, मंगल चाहते हैं और देवता मन के लिए। सो इन जनरल बृहस्पति नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, बिकॉज ये डिपेंड। बट हम शनि, राहु, केतु देखेंगे तो ये सब हमारा नेगेटिव। बट शनि हमको जनरल फीलिंग है, शनि इज ए वेरी एंग्री देवता, गॉड। बट शनि इज जस्ट लाइक यम, मीन्स ही वांट्स एवरीबॉडी टू बी ऑनेस्ट, पंक्चुअल, सिंसियर, हेल्पफुल। आप अगर गरीब को हेल्प करेंगे, रोगी को हेल्प करेंगे, लेप्रोसी पेशेंट को हेल्प करेंगे तो शनि आपका स्ट्रांग होता है। तो ही वांट्स एवरीबॉडी टू बी परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, मोरलिस्टिक ह्यूमन बीइंग, हेल्पिंग ह्यूमन बीइंग एंड रिलीजियस ह्यूमन बीइंग। जो खराब काम करेगा शनि का ऊपर कोप दृष्टि होगा। तो शनि तो राम को ऊपर आया तो राम वनवास गए, शनि पांडव के ऊपर पांडव वनवास गए, स्वामी कौरव के ऊपर शनि का दृष्टि पड़ा, कौरव मर गए। रावण के ऊपर शनि का आया, रावण मर गए। हरिश्चंद्र के ऊपर शनि का हुआ, हरिश्चंद्र राजा से चंडाल होकर। तो शनि अच्छा चाहते हैं तो आपको राजा बना देंगे, और खराब चाहते तो आपको खराब बना देंगे। तो सो दिस इज लाइक दैट। यस सर। सो सर आजकल इतने सारे डिजीजेस आ रहे हैं, बहुत सारे नए डिजीजेस आ रहे हैं, और लोग जो हैं उनको प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ चाहिए। तो हमारे स्टेट में हेल्थ सेक्टर की डेवलपमेंट और कितनी हो सकती है? देखिए, हमारा देश तो बहुत ख़राब है हेल्थ में, बहुत ख़राब। अगर हम इंटरनेशनल देखेंगे, 180 कंट्री देखेंगे, हमारा नीचे से 170 में, क्योंकि हमारे जो 4-5 स्टैटिस्टिक लेते हैं, मैटरनल मोर्टालिटी, इन्फेंट मोर्टालिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड पर कैपिटा इनकम एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू, वर्ल्ड का सबसे 70% माल नॉरिश चिल्ड्रन इन इंडिया। हमारा मैटरनल मोर्टालिटी अभी भी 200 से ज़्यादा है पर 10,000 फीमेल जो डिलीवर। तो मैटरनिटी मोर्टालिटी बहुत ज़्यादा है, इन्फेंट मोर्टालिटी ज़्यादा है, माल न्यूट्रिशन ज़्यादा है, सो ओवरवेट ज़्यादा है, कैंसर ज़्यादा है। तो हमारा देश में रोग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास कम्युनिकेबल डिजीज जो हमारा डेंगू, जैसे मलेरिया, डेंगू, कॉलेरा, टाइफाइड सब भी चल रहे हैं। और अदर साइड हम लोग इतना एडवांस हो गए, जो आप फ्रेंड लोग हैं, उनके ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर, आजमा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम सब है। तो वी हैव मिक्सचर ऑफ डिजीज which is very poverty related, underdeveloped related and over related related। जो फैमिली अच्छा है उनका बच्चे ओवरवेट है and they will suffer from the blood pressure, diabetes, arthritis। जो फैमिली पुअर है they will suffer from malnutrition and all this infection, malnutrition, cholera, typhoid। तो हमारा देश में हेल्थ स्टैटिस्टिक्स खराब है। बट मुझे लगता है लास्ट 30 ईयर्स में हेल्थ अच्छा हो गया। जैसे उड़ीसा का देखेंगे, उड़ीसा में 3 मेडिकल कॉलेज था, बरहमपुर, कटक, बुर्ला। और 62 के बाद 1962 के बाद 2017, तो ऑलमोस्ट 55 ईयर्स के लिए कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था। बट 2007 3 मेडिकल बना, एक बना बारीपदा, देन रायगढ़ और कलाहांडी। उसके बाद आप देखो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बने, सम में बना, फिर बना वहाँ पर हाईटेक एंड किम्स। सो देन वी हैव गॉट बालेश्वर मेडिकल कॉलेज, पुरी में मेडिकल कॉलेज। तो हो सकते हैं पिछले 10 साल में 2017 से 2027 तक देखेंगे तो उड़ीसा में मेडिकल कॉलेज का संख्या 15 से ज़्यादा हो जाएगा। तो उड़ीसा में तो हेल्थ स्टैटिस्टिक्स बना है, लेकिन लोग का इनकम नहीं बढ़ेगा
स्वच्छता नहीं होगा, न्यूट्रिशन स्टेटस नहीं बढ़ेगा तो रोग तो होंगे। तो डॉक्टर ज़्यादा पैसा बनाएंगे। तो लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स भगवान का दूसरा रूप होते हैं और आप तो पुरी से हैं, तो लोगों के इस विश्वास के साथ जगन्नाथ महाप्रभु पे आपका विश्वास कितना बना है? देखिए, हम विश्वास करते हैं डॉक्टर सेकंड गॉड हो सकते हैं इफ़ दे एथिकली, मोरली, सिंसियरली ट्रीट ए पेशेंट। आई ऑलवेज से डॉक्टर्स आर नॉट गॉड, but doctors cannot change the destiny, but can the make the life comfortable, and if he really takes very ethical treatment, large number of people can be comfortable and happy. But आज नाउ द सोसाइटी में जैसे सारा कमर्शियल है, जो मेडिकल प्रैक्टिस कमर्शियल, उसके लिए पब्लिक भी इंटरेस्ट, पब्लिक की पार्टली कम ये है और गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट चाहता है प्राइवेट मेडिकल बन जाए तो उनको पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, जिसके पास पैसा है उससे से मैं हेल्थ खरीद कर लूँगा। तो जो हमारा जो सोसाइटी में जो चेंजेस है, जो असंजमस्य है, मैंने से जो डाइवर्सिटी है मेडिकल साइंस में, जिसके पास पैसा है तो हॉस्पिटल खरीद कर लेगा, और जिसके पास पैसा नहीं है वो तो मेडिसिन भी खरीद नहीं कर सकते। सो ये जो सिचुएशन हुआ ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, क्योंकि लोग को पता लग गया एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है लेकिन पैसा नहीं है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सारा फैसिलिटी नहीं है, तो गवर्नमेंट में जाएंगे तो दे विल नॉट गेट ए ऑप्टिमल ट्रीटमेंट। ऑप्टिमल मैंने बेस्ट करना है, बट प्राइवेट में जाएंगे तो बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो वी हैव टू बैलेंस, और लोग के पास पैसा है नहीं, क्योंकि मेडिकल साइंस हैज बिकम वेरी एक्सपेंसिव। क्योंकि लोग को पता लग गया सिर में दर्द होता है तो मेरा MRI कर दो, CT कर दो, और MRI CT तो सस्ता नहीं होगा। एक MRI मशीन का दाम 7 से 15 करोड़ हो सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट करता है वो तो पैसा लेगा। तो हम मेडिकल साइंस को अगर रैशनलाइज करेंगे तो वी हैव टू से दैट ऑप्टिमल ट्रीटमेंट के लिए पहले डायग्नोसिस बनाओ एंड डायग्नोसिस के मुताबिक इन्वेस्टिगेट करो। लेकिन आपको फीवर हुआ तो आपको टाइफाइड का इलाज भी हो जाएगा, यूरिनरी इन्फेक्शन का हो जाएगा, थ्रोट इन्फेक्शन, मलेरिया। तो हम लोग क्या होता है ना, हम फीवर का ट्रीटमेंट करते हैं थिंकिंग ये मलेरिया होगा तो मलेरिया का ट्रीटमेंट दे दे, टाइफाइड का ट्रीटमेंट दे, गला खराब है तो गला का इलाज भी कर लें। तो हम क्या करते हैं, ए मिक्सचर ऑफ 10 मेडिसिन लिख देते हैं, जो भी होगा ठीक हो जाएगा। लेकिन हम अगर 500 रुपया इन्वेस्टिगेशन खर्च करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट कम हो जाएगा। जो हम 5,000 रुपया ट्रीटमेंट में खर्च करते हैं ब्लाइंड ट्रीटमेंट में, उसमें 1,000 रुपये हम इन्वेस्टमेंट में खर्च करें, प्रॉपर डायग्नोसिस बनाएं, उसके बाद ट्रीट करें तो हमारा रियल ट्रीटमेंट अच्छा होगा, तो साइंटिफिक होगा, रैशनल होगा और खर्च भी कम आएगा। जैसे एक लड़की को फीवर है, अभी आपके सामने आई, उसको अगर हम डेंगू ट्रीटमेंट नहीं करते तो डेंगू नहीं पता लगता। हम इसको टाइफाइड ट्रीटमेंट दे सकते थे, कोविड के ट्रीटमेंट भी दे सकते थे, बुखार तो कोविड में भी होता है, और मलेरिया के भी दे सकते थे। तो हम ये बोला कि आप आजकल डेंगू ज़्यादा है तो डेंगू का एक टेस्ट करा दो, डेंगू पॉजिटिव, डेंगू के लिए ट्रीटमेंट करेंगे। तो इफ़ यू मेक ए डायग्नोसिस योर ट्रीटमेंट कैन बी एक्यूरेट। इफ़ यू जस्ट ए ब्लाइंड डायग्नोसिस विदाउट डायग्नोसिस then you will give too many medicine which is maybe not necessary, it will cost more and then it has side effect. Yes sir. तो थैंक यू सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। आज आपसे बहुत कुछ जानने को मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आशा करती हूँ कि जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा हम सब पे बनी रहे। जय जगन्नाथ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।